दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम किस तरह के जमाने में रहते हैं? एक्चुअली ना, हम एक ऐसे जमाने में रहते हैं जहां गलती करने के बाद बाप बेटे पर नहीं बल्कि बेटा अपने बाप पर ही हाथ उठाता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और काफी जन्मों के बाद मैं एक मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो चुकी हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस मजेदार टॉपिक से जुड़ी हमारी आज की मूवी लॉकअप की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के एक छोटे शहर से। लुइस नामक आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी और ना ही उनका रिश्ता उसके बेटे फ्रैंक के साथ कुछ खास अच्छा था, क्योंकि फ्रैंक के साथ लुइस की जमती ही नहीं थी। बचपन में फ्रैंक की माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी और तब से फ्रैंक को ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे उसके पिता लुइस का हाथ है और उनकी वजह से आज उसकी माँ उसके साथ नहीं है। इन सब गलतफहमियों की वजह से आज वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका है। उसका पूरा दिन दारू, क्लब्स और लड़कियों के बीच ही गुजरता था। लुइस काफी बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर हर बार फ्रैंक अपने पिता की बेइज्जती करता था। वो उनकी बेइज्जती इस तरह से करता था मानो जैसे कि लुइस उसके पिता नहीं उसके दोस्त हैं, जिन्हें वो कभी भी रोस्ट कर सके। वैसे दोस्तों, फ्रैंक को अपने पिता को परेशान करना बहुत अच्छा लगता था और कहीं ना कहीं अपने पिता को इरिटेट करके उसे शांति मिलती थी। वैसे फ्रैंक के दो बेस्ट फ्रेंड थे, माइकी और नॉडी, लेकिन नॉडी फ्रैंक को पसंद करती थी। एक दिन ऐसे ही वो दोनों बात करते करते किस करते हैं। नॉडी को लग रहा था शायद फ्रैंक भी उसे पसंद करता है, लेकिन फ्रैंक तो उसे फ्रेंड जोन कर देता है। अब कुछ दिनों के बाद लुइस को फ्रैंक के कॉलेज में बुलाया जाता है। कॉलेज वाले एक के बाद एक फ्रैंक की कंप्लेंट करते हैं, लेकिन लुइस तो फ्रैंक की हरकतों के बारे में सब कुछ जानकर भी कुछ कहने लायक ही नहीं था। अब जैसे ही वो कॉलेज से अपने ऑफिस पहुंचते हैं, लुइस को इन्फॉर्म किया जाता है कि फ्रैंक ने अपने दोस्त माइकी को बहुत बुरी तरह से पीटा है। हॉस्पिटल पहुंचते ही माइकी के फादर लुइस को बहुत बुरा भला सुनाते हैं। लुइस बहुत परेशान हो चुका था। अब जैसे तैसे करके वो अपने बेटे को सुधारना चाहता था। लुइस इस एम्बैरेसमेंट के बारे में फ्रैंक से बात करता है और हमेशा की तरह फ्रैंक अपने पिता को उल्टा सीधा कहकर वहां से जाने लगता है। अब जैसे ही लुइस उसे रोकते हैं, वो उल्टा अपने ही बाप को घूंसा मार देता है। लुइस तो हैरान हो चुका था। उसने तो कभी सोची भी नहीं थी कि जिस बदतमीज बेटे पर उसने खुद कभी हाथ नहीं उठाया, आज वही बेटा अपने बाप पर हाथ उठाएगा। इस दिन के बाद से लुइस अपने बेटे को पैसे देना बंद कर देता है। बिना क्लब्स और लड़कियों के फ्रैंक का दिन कट ही नहीं रहा था, इसलिए वो मौका देखकर चौका मारता है और लुइस के पैसे चुराता है और पूरी रात क्लब में मजे करता है। इस दौरान फ्रैंक अपनी बेस्ट फ्रेंड नॉडी को किसी लड़के के करीब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो वहां से घर चला जाता है। दूसरी तरफ लुइस मायूस होकर अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। दोस्तों, आज फ्रैंक का 17th बर्थडे है। वो हमेशा से उसके साथ उसकी खुशियां मनाना चाहता था, मगर आज तक लुइस अपने बेटे के साथ एक बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं कर सके। उसे इस बात का काफी बुरा भी लग रहा था, इसलिए वो ऑनलाइन रिसर्च करने लगते हैं कि किस तरह से एक बिगड़े हुए बच्चे को सुधारा जा सकता है। लुइस को एक वेबसाइट मिलती है जिसका नाम था CIMCA। यहाँ पर फ्रैंक जैसे बच्चों को स्ट्रिक्ट टास्क देकर उन्हें सुधारा जाता था। लुइस काफी समय तक इस पर रिसर्च करता है और लोगों के रिव्यूज सुनता है, जिसके बाद उसके मन में एक उम्मीद सी जाग उठती है। ठीक तभी फ्रैंक घर पहुंचता है और काफी अपसेट होकर वो अपने पिता की ओर देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो अपने पिता से कुछ बातें शेयर करना चाहता है, मगर बिना कुछ कहे वो वहां से कमरे में चला जाता है। अगले दिन लुइस CIMCA के एक प्रोग्राम पर गया हुआ था और इस प्रोग्राम के जरिए उसे एजेंसी के बारे में काफी कुछ पता चलता है।
इधर घर पर फ्रैंक काफी ज्यादा अपसेट था। वो अपनी फीलिंग्स के बारे में किसी को बताना चाहता था। माइकी से लड़ाई करने की वजह से उसके मम्मी पापा ने फ्रैंक से टोटली उसे दूर रहने के लिए कहा था, इसलिए माइकी फ्रैंक को अवॉइड करता है। फिर वो नॉडी को कॉल करके उससे पूछता है। फ्रैंक कहता है, कुछ दिनों पहले तक तो तुम मुझसे प्यार करती थी और कल तुम किसी और लड़के के साथ मजे कर रही थी। ये कैसा प्यार है तुम्हारा? ये बात सुनते ही नॉडी कहती है, तुमने तो कब का मुझे मना करके मुझे फ्रेंड जोन कर दिया है, उसके बाद भी मुझे तुमसे प्यार करना चाहिए, मैं पागल हूँ क्या? फिर वो फ्रैंक से पूछती है कि अब मैं किसी के भी साथ रहूं, लेकिन तुम्हें इससे क्यों फर्क पड़ रहा है? फ्रैंक के पास तो इसका कोई जवाब नहीं था और वो इस बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लुइस फ्रैंक को CIMCA में भेजने का फैसला ले चुका था और रात होते ही उसी एजेंसी के लोग फ्रैंक के ऊपर हमला करके उसकी किडनैपिंग कर लेते हैं। फ्रैंक काफी बार चिल्लाता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस सामने खड़ा होकर भी उसकी किसी तरीके से मदद नहीं करता है। ये देख फ्रैंक तो हैरान रह जाता है कि भाई साहब आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। अगली सुबह फ्रैंक खुद को बिना पैंट के और हैंडकफ से बंधा हुआ किसी अनजाने रूम में पाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार कहाँ है और आगे उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर बाद एजेंसी से ऑफिसर ऑस्कर फ्रैंक से मिलते हैं और फ्रैंक तो आदत से मजबूर बनता है। वो बड़ी बदतमीजी से ऑस्कर के साथ बर्ताव करता है। शुरुआत में तो ऑस्कर चुप था, लेकिन धीरे धीरे फ्रैंक को मजा चखाने के लिए ऑस्कर उसे सबक सिखाता है। अब दोस्तों, फ्रैंक डरने लगा था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसके बाद एजेंसी के लोग यहाँ के रूल्स के मुताबिक फ्रैंक के बाल काट देते हैं और फिर उसे कैदियों जैसे कपड़े पहनाकर एक कमरे में ले जाया जाता है। यहाँ उसी के जैसे कई और लड़के भी मौजूद थे। ऑस्कर उन सभी लोगों की क्लास ले रहा था। ये लड़के थोड़े अजीब से थे क्योंकि ये लड़के ऑस्कर की हर बात मान रहे थे और एक हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उन सभी के चिन्ह में एक अजीब सा काला दाग था। फ्रैंक के लिए ये सब कुछ काफी अजीब था। साथ ही इस क्लास के माध्यम से वो इतना तो समझ ही चुका था कि ऑस्कर काफी डेंजरस आदमी है। इस क्लास में सभी को साइकोलॉजी से जुड़ी कई वीडियोस दिखाई जाती है और इसी तरह से उनका माइंडसेट बदला जाता है। क्लास के बाद सभी लड़कों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज दी जाती है और जो भी इन्हें ठीक से करते हैं उन्हें खाने को मिलता है। दोस्तों, इन सब के अलावा यहाँ मौजूद हर लड़के ड्रग का सेवन करते थे, तो जब जब इस वजह से इनका दिमाग खराब हो जाता था तब तब उन्हें मेडिसिन्स और इंजेक्शन देकर सुलाया जाता था। अब इधर लुइस फ्रैंक को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। हालांकि फ्रैंक उन्हें परेशान करने के अलावा कुछ और तो करता नहीं था, लेकिन था तो वो उनका एक लौता बेटा ना। फ्रैंक को खुश करने के लिए लुइस फ्रैंक की हर मनपसंद चीजों को पैक करके एजेंसी में भेजते हैं। वहाँ वो सारी चीजें फ्रैंक को दिखाई जाती है, लेकिन ये चीजें एजेंसी के अंदर अलाउड नहीं थी। अगले सीन में एजेंसी में मौजूद हर लड़के को अपनी जिंदगी की सबसे इमोशनल कहानी के बारे में बताने को कहा जाता है, जिसकी वजह से वो सभी बिगड़ गए। इनमें से कुछ कहते हैं मैं अपनी सौतेली माँ की वजह से बिगड़ गया, कुछ कहते हैं कि मैं गलत दोस्तों की संगत में रहकर बिगड़ गया, तो कुछ अपने माता पिता के डिवोर्स के बाद बिगड़ गए। वहीं फ्रैंक कहता है मैं अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ और मेरी जिंदगी में किसी तरह की इमोशनल कहानी नहीं है, लेकिन मेरे पिता एक बहुत बुरे और स्वार्थी इंसान है जो अपने फायदे, शांति और खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इसी शांति के लिए
आज उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है और हो सकता है एक समय उन्होंने यही सेम चीज मेरी माँ के साथ करी होगी, जिसके बाद से मैंने उन्हें खो दिया। एजेंसी के लोग फ्रैंक की बातों से समझ चुके थे कि फ्रैंक अपनी माँ को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल है। अब अगली सुबह सभी लड़कों को बताया जाता है कि आज एक फ्री डे है सबके लिए, यानी कि आज किसी को भी यहाँ के रूल्स के अनुसार चलने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज सभी अपने मर्जी के मालिक है। फ्री डे होने की वजह से एक लड़का बेन एजेंसी के लोगों को काफी कुछ कहना चाहता था। बेन कहता है यहाँ तो हम सभी को सुधारने के लिए भेजा गया है, लेकिन फिर भी हमें सही से खाने के लिए तक नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा खाना इंसान तो नहीं खा सकते हैं। ऑस्कर उसकी बातों को पूरी तरीके से अवॉइड कर देता है। इसके बाद से लेकर कुछ लड़के एजेंसी का खाना ठीक से नहीं खा रहे थे। गुस्से में ऑस्कर उनमें से एक लड़के को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और डर के मारे बाकी सभी लड़के ठीक से खाना खत्म करते हैं, लेकिन उस लड़के की हालत बेहद खराब थी। एजेंसी का ओनर इस बारे में ऑस्कर से बात करता है और वो उसे आखिरी वार्निंग देता है। गुस्से में ऑस्कर बेन से मिलता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये सब कुछ बेन की वजह से ही हो रहा था। ऑस्कर अपना पूरा गुस्सा बेन पर निकालता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक काफी ज्यादा डरा हुआ था और उसे किसी की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। यह आवाज आइसोलेशन रूम से आ रही थी। उस तरफ कई गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन जैसे तैसे फ्रैंक उस रूम तक पहुंचता है। इस कमरे में एजेंसी के लोग एक लड़के को बंद करके उसके मुंह में कपड़ा डाल के और उसे भयंकर म्यूजिक सुनाकर उसके साथ अजीब सा टॉर्चर कर रहे थे। उनके वहां से जाने के बाद फ्रैंक उस लड़के के मुंह से कपड़ा निकाल देता है, जिसके बाद वो लड़का फिर से चिल्लाने लगता है। इधर डर के मारे फ्रैंक वहां से भागकर किसी दूसरे कमरे में जाकर छिप जाता है, लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। फ्रैंक इतना ज्यादा डरा हुआ था कि डर और गुस्से की वजह से वो उस गार्ड को बुरी तरीके से मारता है और बस एजेंसी के बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं और ले जाते हैं फ्रैंक को पनिशमेंट रूम में। इस कमरे में उसे जमीन पर लिटाया जाता है और उसके चिन को फर्श पर टच करवा के उसे सुलाया जाता है और उसके पैरों को हवा में उठाकर रखने के लिए कहा जाता है। फ्रैंक नोटिस करता है कमरे में कई और लड़के भी मौजूद थे जिनके साथ ऐसा सेम कांड किया जा रहा था। और दोस्तों, इसी वजह से यहाँ मौजूद सभी लड़कों के चिन पर काला दाग है। वैसे ये पनिशमेंट काफी ज्यादा बदतर है, क्योंकि इस दौरान किसी को भी बाथरूम जाने के लिए अलाउड नहीं करा जाता है। साथ ही अगर कोई भी हिले तो उसे दोबारा से टॉर्चर करा जाता है। अब कुछ की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो लोग वहीं पेशाब कर दिया करते थे। पनिशमेंट के मुताबिक इन सभी को पूरी रात यहीं ऐसे ही रहना पड़ेगा। गलती से अगर ये लोग अपना पैर नीचे गिरा दिए तो फिर इनकी कोई खैर नहीं। सुबह होते तक सबकी पनिशमेंट और ज्यादा बदतर करने के लिए सबको अजीबो गरीब से म्यूजिक सुनाए जाते हैं, जिसके बाद इनकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। अब अगले सीन में सभी की पनिशमेंट खत्म होती है और रोज की तरह वो अपना काम करने लगते हैं। वहीं फ्रैंक, उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। बाकियों की तरह उसके चिन में भी अब एक काला दाग था। इस बीच एजेंसी के साथ पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है, जिसमें कई पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ यहाँ आए हुए थे। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में काफी कुछ बताते हैं। वहीं सभी को एजेंसी पर भरोसा दिलाने के लिए सोफिया नामक लड़की और उसकी माँ को भी बुलाया जाता है। कुछ महीने पहले तक सोफिया भी यहीं रहती थी और यहाँ से घर जाने के बाद सोफिया पूरी तरीके से शांत हो गई है और काफी बदल चुकी है। बिना पूछे अब तो वो कोई काम नहीं करती है
और ना ज्यादा बात करती है। यहाँ तक कि टॉयलेट जाने के लिए भी वो परमिशन लेती है। लुइस को सोफिया का बर्ताव ठीक नहीं लगता है और उसकी हालत और बिहेवियर नॉर्मल लोगों से काफी अलग थी। धीरे धीरे उसे अपने बेटे की फिक्र हो रही थी और वो डरा हुआ था। फिर वो फ्रैंक की वीडियोस उसकी लैपटॉप पर देखने लगता है। इन वीडियो के माध्यम से उसे पता चलता है कि फ्रैंक अपने दोस्तों से सबसे ज्यादा करीब है और उनके साथ बिताए गए हर पलों को वो खूब एंजॉय करता है। इन वीडियोस को देखकर लुइस की आंख भर आती है क्योंकि वो उसे काफी मिस कर रहा था। दूसरी तरफ एजेंसी में सभी को दोबारा से पनिशमेंट दिया जाता है। ये एक तरह का कंपटीशन था जिसे जीतने पर शायद उस बच्चे को किसी तरह की फैसिलिटी मिले। कई दिनों तक ये पनिशमेंट चलता जाता है। इनकी आंखें और हाथ बंधे हुए थे, साथ ही ये लड़के केज के भीतर बंद थे। इन्हें बाथरूम तक जाने की परमिशन नहीं थी। सभी लोग उसी एरिया को गंदा कर रहे थे। सबसे बुरी बात तो ये थी दोस्तों कि इनका खाना भी इन्हें इसी जमीन पर मिल रहा था। खाना काफी न होने की वजह से इन लड़कों के बीच फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि आखिरकार है तो सब इंसान ही और भूख से बड़ा दर्द कुछ नहीं होता है इंसानों के लिए। इस बीच एक दिन ऑस्कर को एजेंसी के एक साइकाइट्रिस्ट पर शक होने लगता है। उसे लग रहा था शायद ये साइकाइट्रिस्ट उनके विरुद्ध काम कर रही है, इसलिए वो उस पर नजर रखने लगता है। और देखा जाए तो ये सच था क्योंकि वो साइकाइट्रिस्ट एजेंसी का गंदा सच सबके सामने लाना चाहती थी। बच्चों को ठीक कराने के बहाने ये लोग उन मासूम बच्चों पर इतना टॉर्चर करते हैं, शायद इतना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इस बारे में किसी को पता चलने से पहले साइकाइट्रिस्ट रंगे हाथ पकड़ी जाती है। ऑस्कर नहीं चाहता था कि वो साइकाइट्रिस्ट एजेंसी के खिलाफ कुछ करे, इसलिए वो उनसे कहता है, हम बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहते हैं। उनके माँ बाप के इंस्ट्रक्शंस पर ही हम उनके साथ ऐसा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लुइस का लॉयर उसे बताता है कि उस पर फ्रैंक की माँ ने केस कर दिया है क्योंकि बिना उसकी परमिशन के लुइस ने फ्रैंक को एजेंसी में भेजा है। ये सुन लुइस हंसने लगता है क्योंकि जो माँ अपने बच्चे को छोटी उम्र में छोड़कर जा सकती है, आज वो किस हक से उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रही है। लॉयर उसे समझाता है जो कि अब तक कानूनी तौर पर अब दोनों अलग नहीं हुए हैं, इसलिए उनका फ्रैंक पर पूरा हक है। इन सब के अलावा एजेंसी और सोफिया के बारे में जानने के लिए लुइस सोफिया की माँ से दोस्ती करता है और ऐसे ही वो लोग बातचीत करने के लिए कई बार मिला करते थे। इस बीच सोफिया लैपटॉप पर कुछ देखना चाहती थी तो वो जैसे ही लैपटॉप खोलती है उसमें उसे एजेंसी के बच्चों की एक वायरल वीडियो मिलती है जिसे साइकाइट्रिस्ट ने अपलोड कर दिया था। ये वीडियो देख सोफिया को पैनिक अटैक आने लगते हैं क्योंकि उसके पुराने जख्म अब ताजा हो चुके थे और बस वो खुद को संभाल नहीं पाती है और इसी गम में खुदकुशी कर लेती है। कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद सोफिया के माता पिता को अपनी गलती रियलाइज होती है। उधर कंपटीशन जीतने के बाद फ्रैंक को किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। पहले भी सभी बच्चों को जैसे ट्रीट किया जाता था, आज भी सबका वही हाल है। साथ ही सोफिया की मौत के बाद एजेंसी की सच्चाई के बारे में कई लोगों को पता चल चुका था। एजेंसी का मालिक काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि अब शायद एजेंसी बंद होने की कगार पर थी। वो फौरन ऑस्कर को ऑर्डर देता है, सभी बच्चों को ऐसा टॉर्चर करो कि बाहर जाकर कोई भी अपना मुंह ना खोले। एजेंसी का नाम सुनते ही वे सभी चुप हो जाए और बस उस दिन के बाद से ऑस्कर वहां मौजूद हर बच्चों को भयंकर लेवल पर टॉर्चर करता है। उनसे जबरदस्ती काम करवाना, बेफालतू में एक्सरसाइज करवाना, सही से खाना ना देना, रेस्ट के नाम पर बैठने तक ना देना, वगैरह वगैरह।
हर दिन के इस टॉर्चर की वजह से फ्रैंक और बाकी सभी कमजोर होने लगे थे। इस बीच एक दिन फ्रैंक की आंख लग जाती है काम करते करते, और फिर उसे एक कमरे में बंद करके उसके मुंह पर कपड़ा डालकर अजीबोगरीब हॉरिफाइंग साउंड सुनाकर उसे इस लेवल पर टॉर्चर किया जाता है कि वो हैलुसिनेट करने लगता है और इससे उसकी दिमागी संतुलन पर भी असर पड़ता है। वहीं अगले सीन में सभी के लिए एक फंक्शन रखा गया था एजेंसी में, तो यहाँ सभी को डांस करने के लिए कहा जाता है। फ्रैंक अपनी थकावट और खराब हालत की वजह से डांस नहीं कर रहा था, तो बस और क्या होना था, ऑस्कर दोबारा से उसके पीछे पड़ जाता है और उसे बहुत मारता है। वहीं अब तक लुइस को एजेंसी की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। वो फौरन अपने बेटे को एजेंसी से वापस लाने के लिए वहां पहुंच जाता है। अपने बेटे की हालत देख लुइस एजेंसी के लोगों को वार्न करता है। वहीं फ्रैंक के लौटने के बाद से वो एकदम शांत सा हो चुका था। ना वो बाहर जाता था और ना ही वो किसी से बात करता था। बंद कमरे में अपना पूरा दिन गुजारता था। उसकी हालत के बारे में जानकर नॉडी फौरन उससे मिलने के लिए आती है। वैसे नॉडी आज भी उससे प्यार करती थी, इसलिए वो उसे इमोशनली बहुत सपोर्ट करती है और फ्रैंक के लिए नॉडी किसी अपने से कम नहीं थी। वो उसकी गोद में सर रखकर जी खोलकर रोने लगता है। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन लुइस के लाख कोशिश करने पर भी फ्रैंक उनसे बात नहीं कर रहा था। लुइस उसे मनाने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, उसके लिए उसकी मनपसंद गिफ्ट्स लेकर आता है और ढेर सारी चीजों को कुक भी करता है। लेकिन फ्रैंक तो जैसे अपने पिता को दोषी मानकर बैठ चुका था। लुइस अपने बेटे का रूखापन सहन नहीं कर पा रहे थे। वो उससे माफी मांगते हैं और फिर आज वो फाइनली उससे झगड़ते भी हैं। लुइस कहते हैं, तुम क्यों मुझसे दूर दूर रहते हो, बाप हूँ मैं तुम्हारा। वहीं फ्रैंक कहता है, बाप का काम बच्चे को संभालना होता है, उसे अपनी माँ से दूर कर देना नहीं। तो इस बात पर लुइस कहते हैं, तुम उस माँ को अपना मान कर बैठे हो जो तुम्हें जन्म तक नहीं देना चाहती थी, और इसी बात को लेकर हमारी लड़ाइयाँ भी होती थी। मैंने उसे कई बार समझाया कि ये हमारा पहला बच्चा है, हमें इसे रखना चाहिए, लेकिन वो तो जैसे तुम्हें खत्म ही कर देना चाहती थी। लेकिन तुम्हारा जन्म हो गया और बस फिर क्या होना था। तुम्हारे जन्म के ठीक बाद वो हम दोनों को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैंने तुम्हें अकेला पाला, पोसा और बड़ा किया, लेकिन आज तक तुम्हारे मन में मेरी कोई जगह नहीं है। लुइस समझ चुका था शायद वो अपने बेटे को अब पूरी तरीके से खो चुका है, इसलिए वो उससे कहता है, तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ के पास रहने लग जाओ। अगर वो तुम्हें अपना ले फिर तुम बड़ी ही आसानी से उनके साथ रह सकते हो, और अगर तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी हो या फिर तुम्हें वहाँ से निकाल दिया जाए तो मैं और ये घर हमेशा तुम्हारे साथ है, हम तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ये कहकर वो उसे अपने साथ उसकी माँ के घर ले जाने लगता है और बीच रास्ते में गाड़ी से उतरकर लुइस रो पड़ते हैं। अपने बाप को ऐसा रोता देख फ्रैंक को रियलाइज हो जाता है कि अब तक वो अपने पिता को सजा देकर गुनाह कर रहा था। फ्रैंक रोते हुए अपने पिता से वादा करता है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे और उनकी यादें मिटा देंगे, क्योंकि आप हमेशा से मेरे लिए एक माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाते आए हैं। पर उसे ना समझने की भूल मुझसे हुई है और मैं इसे सुधारना चाहता हूँ। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन लॉकअप, जो खत्म हुई है एक बड़े ही प्यारे पल के साथ। तो चलिए मैं आप सभी से मिलती हूँ हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और शब्बा खैर।